हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी रगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। भूत, प्रेत, चुड़ैल, काला जादू, ये सब चीजें उन लोगों को समझ में नहीं आती हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। कभी उनकी लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसका एक लॉजिकल रीजन ढूंढते हैं और बोलते हैं कि यार ये शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं, मेरा दिमाग मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है। वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन जब इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता और सच्चाई उनके सामने खुलती है तो उनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल बदल जाता है, वो अपसाइड डाउन हो जाता है। और उसके बाद जब उन्हें पता लगता है कि जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है उसके कारण के पीछे छुपा है उन्हीं की फैमिली का कोई एक मेंबर, तो आप समझ सकते हैं उस इंसान की क्या हालत होगी। जी हाँ, कुछ ऐसे हमारी आज की इस कहानी के अंदर जहां पर एक लड़के का सामना होता है एक नहीं बल्कि दो दो चुड़ैलों से। वो चुड़ैलें उसके ऊपर इतनी हावी हो चुकी होती हैं कि उसका जीना दुभर कर देती है, लेकिन वो उसके पास कैसे आई, कहां से आई, इस बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। ये कहानी है ऋतिक की, जो कि गुजरात के मेहसाना से बिलोंग करते हैं और इनके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो कभी सोच भी नहीं सकते थे और जिसने किया उसके बारे में तो ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बाय द वे, हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन पूरा क्रिएट कर दिया है जहां पर अलग अलग कैटेगरीज की स्टोरीज हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट को भी जाकर चेकआउट जरूर करें। तो ऋतिक के फैमिली में उसके पापा और उसकी एक सिस्टर है। सिस्टर की शादी हो चुकी है। ऋतिक की मम्मी का देहांत कुछ टाइम पहले हो गया था। उनके पिताजी जो हैं वो डायबिटीज के मरीज हैं और साथ ही साथ उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका था। तो ऋतिक को ये लगा था कि कभी वो जब बाहर चला जाएगा पढ़ाई वढ़ाई के लिए उसके पापा का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए उसने फोर्स करके अपने पापा की दूसरी शादी करवा दी थी। ऋतिक के पापा मेहसाना में ही एक टाइल्स कंपनी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थे। और कहानी की शुरुआत होती है 2020 से, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर कैद थी। ठीक उसी तरह ऋतिक भी अपने घर में कैद था, बंद था। और जब 2020 के एंड में लॉकडाउन हटा तो बाकी लोगों की लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आना शुरू हुई, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे उनकी लाइफ अभी भी ऑनलाइन ही चल रही थी। उनकी जो भी क्लासेस होती थी वो ऑनलाइन होती थी, जो भी पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन है और बाहर निकलना एज सच उनको इवन अलाउड भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है कि वैक्सीनेशन का भी इशू चल रहा था। तो ऋतिक पूरी तरह से अपने घर के अंदर ही बंद था। घर के अंदर उसके फादर थे जो अब जॉब पे जाना उन्होंने शुरू कर दिया था और पूरे पूरे दिन वो घर पर अकेला ही रहता था, क्योंकि उसकी जो सेकंड मम्मी थी वो भी लॉकडाउन के बाद अपने मायके चली गई थी। उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी और उनकी देखभाल करने के लिए वहां चली गई थी। तो अब घर में ऋतिक के अलावा पूरे दिन कोई और नहीं रहता था। अब वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आई थिंक ये ऐसा हो चुका है कि खाली घर शैतान का घर। ऋतिक बिल्कुल अकेला था और अब उसने उसकी जो जिंदगी थी उस टाइम पर वो सिर्फ फोन हो चुकी थी। वो अकेला नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोविड टाइम पर जिंदगी सिर्फ फोन हो चुकी, दिन भर वो उस फोन में ही लगा रहता था। और अब उसने अपने आप को एक शेल के अंदर क्लोज कर लिया था। अब वो किसी से ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं किया करता था। शाम को से पापा आते तो खाना वाना खाना ये सब पूछते और दोनों बाप बेटे अपने अपने काम में लग जाते। धीरे धीरे ऋतिक की जो दिनचर्या थी इसकी वजह से ऋतिक डिप्रेशन के अंदर जाने लगा। ना सिर्फ डिप्रेशन, उसको हेलुसिनेशंस होने लगे। रात को बैठा बैठा सोचता रहता कि वो एक कोने के अंदर बैठा हुआ है, उसे बिल्कुल सामने पिक्चर चलती है, कोने के अंदर वो बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ किसी ने आग लगा दी है। और भी कई अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन उसको होते। लेकिन फिर वो सोचता कि शायद उसके अकेले रहने की वजह से और किसी और से इंटरेक्ट करने की वजह से, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से तो था ही, तो उसको लगा कि वो खुद से हेलुसिनेट कर रहा है। ये बात उसने अपने पापा से भी शेयर नहीं की, क्योंकि वो पहले से हार्ट के मरीज थे। अगर इस बात को लेकर वो टेंशन में आ जाते तो उनको भी उनकी हेल्थ को नुकसान हो सकता था। पर ये सिलसिला यही नहीं रुका, धीरे धीरे उसकी सिचुएशन और खराब होती गई। ऋतिक को अब किसी की परछाई दिखना शुरू हो गई थी। उसको स्लीप पैरालिसिस के इंसिडेंट होने लगे और वो इतना खतरनाक होता था कि वो स्लीप पैरालिसिस में एकदम से चीखते हुए उठता था। एक दिन रात की बात है, ऋतिक सोया हुआ था, तभी उसे फील हुआ कि उसके हाथ पैर बिल्कुल जाम हो चुके हैं और उसे अपनी चेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, जैसे कोई उसके ऊपर उसको कोई दम घोटना चाह रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंख खोली, तो जैसे उसने आंख खोली उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी छाती के ऊपर कोई एक औरत बैठी हुई थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थी और उस पर सिर्फ उसको एक साया नजर आ रहा था जो एग्जैक्टली उस छाती के ऊपर बैठा हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल थे जिसके चेहरे तक ढके हुए थे। उसे उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे साफ साफ दिख रहा था कि कोई उसकी छाती के ऊपर बैठा हुआ है। ये देखते ऋतिक की एकदम से बहुत तेज चीख निकलती है और उसकी चीख सुनकर उसके पापा दौड़ते हुए आते, पूछते कि बेटा क्या हुआ। तो अपना पसीना पोंछते बोलता है कि नहीं पापा कुछ नहीं, शायद एक बुरा सपना देख लिया।
उसके बाद उसके फादर उनको समझाया, बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, और वो चले गए। लेकिन उसके बाद से चीजें और इंटेंसिटी से बढ़ने लगी। ऋतिक को अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होने लगी, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती थी। लेकिन वो हमेशा इन चीजों में लॉजिक ही लगाया करता है, बोलता है कि नहीं यार, ये सब कुछ नहीं होता है। मैं आजकल मुझे लग रहा है ज्यादा सोच रहा हूँ। जब से मुझे स्लीप पैरालिसिस का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे शायद ये सब हो रहा है। और एक तरफ उसका ये भी सोचना था कि अगर वो किसी को बताएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसकी बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। खैर, उसने इसको नॉर्मल ले लिया और धीरे धीरे वो इस लाइफ के साथ एडजस्ट हो गया। कुछ दिनों बाद इसने पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर एरोनॉटिक्स ब्रांच के अंदर एडमिशन लिया और वो अपनी पढ़ाई में लग गया। अभी भी उसकी पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही थी, लेकिन जहां दिन भर वो सिर्फ रील देखने में, इन सब चीजों में गुजारता था, अब उसकी क्लासेस का एक शेड्यूल होता था। और क्लासेस के बाद अपनी पढ़ाई के अंदर धीरे धीरे जब वो ढलने लगा तो वो ये चीज भूल गया कि उसके साथ ऐसा कुछ होता था। और यहाँ पर बहुत क्लियर लग रहा था कि जो भी कुछ था वो उसके अकेलेपन की वजह से था और ये उसका सिर्फ मेंटल इल्यूजन था। पर ऋतिक को कोई अंदाजा नहीं था, और शायद आपको भी ना हो, कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला था। 2021 में जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने वडोदरा में एक पीजी लिया जो कि उसकी यूनिवर्सिटी से करीबन 13 किलोमीटर दूर था। वहां पर और भी इसके साथ के लड़के रहा करते थे। वहां शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद से ही उसके बिहेवियरल चेंजेस आने लगे। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा, उसको छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आने लगा, हर किसी से बदतमीजी से बात करता था। और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ रहने वाले जो लड़के थे उन्होंने उससे कहा कि भाई, तू ना एक बार, तेरा दिमाग थोड़ा स्टेबल नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है, तू जाके ना एक बार, मतलब जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उससे डिस्कस कर ले। उन्होंने एड्रेस भी दिया उसको, पर उसने बोला कि नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम लोग पागल हो क्या, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो साइकेट्रिस्ट को दिखाने नहीं गया। लेकिन ये बात ऋतिक को भी पता कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि उसे रात को परछाई दिखाई देती थी, अपने आसपास को परछाइयां घूमती हुई दिखाई देती थी, उसको बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। और उसके वो जो स्लीप पैरालिसिस के इंसिडेंट थे वो वापस से शुरू हो गए हैं। तो उसे लगा कि प्रॉब्लम तो है, उसने दूसरों की बात तो नहीं मानी, लेकिन उसने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि आखिर उसे जो चीजें एक्सपीरियंस हो रही है वो सब क्या है। और उसे ढूंढने पर मिला एक टर्म जिसका नाम है शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया एक ऐसी साइकेट्रिक बीमारी है जहां पर आपको ऑडियो और वीडियो दोनों तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। मतलब आपको अजीब अजीब चीजें सुनाई देती है और आपको अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलकर दवाइयां लेनी चाहिए, उससे ये बीमारी दूर हो सकती है। ये बात उसने अपने फादर से डिस्कस नहीं की, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, उस दोस्त से ये बातचीत करके दोनों वहां पहुंचे और एक साइकेट्रिस्ट से मिलकर इसने अपना मेडिकेशन यानी अपनी दवाइयां शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने दवाइयां लेना शुरू किया, और जैसे दवाइयां उसने लेना शुरू किया उसकी जो सात चीजें होती उनकी इंटेंसिटी अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। अब वो लगातार मेडिकेशन ले रहा था और करीबन 3 4 5 महीने बाद उसके जो, ऐसा नहीं था कि हेलुसिनेशन नहीं होते थे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुकी थी। जो हेलुसिनेशन हर रोज हुआ करता था वो 15 दिन में या 10 दिन में एक बार हो रहा था। और इस तरह से उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई करता रहा और थर्ड ईयर में जब वो पहुंचा तो उसने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था और डीआरडीओ से उसको इंटर्नशिप का ऑफर आ गया था। डीआरडीओ पहुंचना उसका सपना था। जैसे उसको ऑफर मिला उसने फटाफट से सारी तैयारियां की और उसको पहुंचना था नासिक। नासिक पहुंचने के बाद वो अपने इंटर्नशिप में लग गया और अब उसको किसी तरह का कोई हेलुसिनेशन नहीं होता था। उसे समझ में आ चुका था कि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो प्योरली साइकोलॉजिकल थी और अब दवाइयां लेने से उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन शायद ये सब ऋतिक का वहम था। जो कुछ भी उसके साथ चल रहा था वो एक स्लो पॉइजन की तरह उसके शरीर और उसके दिमाग के अंदर घूम रहा था। बस शायद इन दवाइयों से वो कहीं पर दब गया था। एक दिन डीआरडीओ में ऋतिक अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ उनके अलॉटेड कैबिन के अंदर बैठा हुआ था और सभी जो दोस्त वगैरह जो ग्रुप मेंबर्स थे वो सब आपस में हल्के हंसते खेलते बात कर रहे थे। डीआरडीओ में उन कैबिन्स के अंदर बहुत ज्यादा शोर करना अलाउड नहीं होता। उसने देखा कि जो हेड हैं वहां के वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो उसने साथ उसने चुप हो जाओ, वो हेड सर आ रहे हैं। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और सबके सब अपने आप में बातें करने में लगे रहे, मजाक हंसते मजाक कर रहे थे। उस टाइम पर ऋतिक उन सबको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऑल्दो किसी बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था। पता नहीं कैसे करके उसने गुस्से को कंट्रोल किया। और जैसे ही वो हेड वहां से निकले, वहां दो लड़कियां बैठी थी, उनके पास जाकर और बोलता है, ओ आंटी हो, तुम्हें अकल नहीं है क्या कि ऑफिस में कैसे बैठा जाता है। इतना चीज को सीरियसली बोलने में एकदम से बहुत तेज तेज हंसने लग गया। अब आपके सामने कोई आदमी आके एक बात सीरियसली बोले फिर बहुत जोर से हंसने लग जाए तो आपको क्या लगेगा? बिल्कुल यही ना कि वो पागल हो गया। हाँ, सब लोगों को ये लग रहा था वो एकदम से गाना गाना शुरू कर रहा था, कभी वो किसकी तरफ देख रहा, कभी वो किसकी तरफ देख रहा। बड़ा अजीब सा उसका बिहेवियर हो गया था कि जैसे वो ऋतिक है ही नहीं। फिर वहां उनका एक इंचार्ज आया, उसने ऋतिक को संभाला और जैसे वो इंचार्ज आकर ऋतिक को पकड़ता है तो ऋतिक ने बहुत तेज तेज रोना शुरू कर दिया और लगातार 25 मिनट तक वो रोता रहा।
और जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये है कि कभी वो ऋतिक अपनी आवाज में रोता और कभी किसी औरत की आवाज में। जब ऋतिक अपने होश में आता तो वो खुद बोलता कि मैं औरत की आवाज में क्यों रो रहा हूं, और फिर अगले ही सेकंड वापस से वो उस औरत की आवाज में रोने लग जाता। मतलब उसकी बॉडी और उसका माइंड अब उसके कंट्रोल में नहीं था। ऋतिक की हालत देखकर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके आसपास भी जाए। वो जो इंचार्ज आए थे उन्होंने उसको छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद जैसे तैसे ऋतिक ने अपने आप पे कंट्रोल किया। उसे रियलाइज हुआ कि उससे कुछ हुआ है यहाँ पर। वो सबको सॉरी बोलकर चुपचाप अपने रूम में चला गया। जब उसके दोस्त वगैरह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो किसी को भी नहीं पहचान रहा था, अपने दोस्तों को ना किसी को। वो सिर्फ पहचान रहा था तो अपने पापा को। ऋतिक की हालत देखकर उसके साथ होने लगा, क्योंकि वो बार बार ये बोलता कि पापा कहाँ है, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। तो उसके पापा को फोन किया गया। उसके पापा भी जितना जल्दी हो सकते थे वो वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उसके पापा उससे मिले। तो इस बार ऋतिक ने अपने पापा से कुछ भी नहीं छुपाया और उसने कहा कि पापा पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे हेलुसिनेशंस होते हैं, मुझे अलग अलग परछाइयां दिखती है। उसके पापा उसे लेकर अपने शहर वापस आ गए। वहां पे उन्होंने अपने शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखाया। तो साइकेट्रिस्ट ने भी कहा कि डिप्रेशन का केस है और उसकी दवाइयां शुरू कर दी और कहा कि हर हफ्ते आकर मिलते रहना। 3-4 हफ्ते ऐसे ही गुजरे, उसकी हालत में सुधार आया और सुधार होने के बाद जब लगे कि अब सब कुछ रिलेटिवली ठीक हो चुका है तो वापस से ऋतिक वडोदरा अपने पीजी में शिफ्ट हो जाता अपने पापा से जिद करके। जैसे वो वहां पर पहुंचता है 7-8 दिन तो वो ठीक रहता है, लेकिन फिर से वही उसका शुरू हो जाता है। वापस वो बिल्कुल अकेला रहने लग जाता है और अब उसके बिहेवियर में कुछ और ड्रास्टिक चेंजेस आ गए थे। अमावस्या की रात अब उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने लगी। उसके आसपास पीजी में उसके दोस्त रहा करते थे वो उनको हार्म करने लगा। कोई सीढ़ी से चल रहा है, चलते थे तो धक्का मार देना, अपने दोस्त से किसी भी छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ जाना और उन्हें मारने के उनके पीछे दौड़ पड़ना। उसकी ये हरकतें देखकर अब पीजी के सारे लोगों ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था, ये कहते हुए कि यार ये पागल हो चुका है, इस आदमी से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, आप भी बिल्कुल ऐसा ही करोगे। और वो फिर से अकेला रह गया था और वापस से वो डिप्रेशन के अंदर जाने लगा। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें पैरानॉर्मल क्या है, ये तो एक नॉर्मल डिप्रेशन का केस है। लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसके साथ चीजों की जो इंटेंसिटी थी वो एक अलग लेवल पर जा चुकी थी। वो उसको जो सपने में औरत दिखाई दिया करती थी, जो हेलुसिनेशन उसको होता था कि उसके चेस्ट के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है, अब वो औरत उसको बहुत क्लियरली दिखना शुरू हो गई थी सपनों के अंदर ही। वो जो भी औरत थी वो सपने में आकर ऋतिक के साथ इंटरकोर्स किया करती थी। वो सिर्फ फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से टॉर्चर करती थी और ये सब उसके साथ सिर्फ सपने में नहीं होता था, उसके साथ सब कुछ रियल में भी होता था। जब वो सो के उठता था उसके कपड़े गंदे हो चुके होते थे और ये उसके साथ अब हर रात होने लगा। इस वजह से वो दिन ब दिन वीक होता जा रहा था। जहां उसका वेट करीबन 56-57 केजी होता था, करीबन 20 से 25 दिनों के अंतराल में उसका वेट 46 केजी तक गिर गया था। वो एक मरीज की तरह दिखने लगा था और उसको देखकर उसके पीजी में जो आसपास लोग रहते थे वो सब शॉक थे कि इतना जल्दी किसी के अंदर इतना ट्रांजिशन कैसे आ सकता है। कुछ दिन बाद जब रक्षाबंधन की छुट्टियों पर वो वापस घर गया तो उसकी हालत देखकर उसके पिताजी की आंखों में से आंसू निकल गए कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। उन्होंने उससे बातचीत की, उनको जब सब कुछ पता लगा तो उन्होंने दिमाग लगाया कि मेडिकल साइंस तो मैं अब देख चुका हूं, लेकिन ये शायद कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ और भी सोचना होगा। ऋतिक के पापा ने ऋतिक को एक ओझा से मिलवाया और उससे बातचीत करवाई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पापा को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्योंकि रियलिटी उन्हें पता नहीं थी। जब चीजें बढ़ गई तो ऋतिक ने एक दिन टूटकर अपने पापा के सामने सारी सच्चाई बोली दी। उसने कहा कि पापा मुझे एक औरत का साया दिखाई देता है जो हर रात मेरे पास आता है और मेरे साथ वो गलत काम करती है, और ये गलत काम सिर्फ सपनों में नहीं होता है, वो वाकई में मेरे सामने आते हैं और इसीलिए मेरी हालत हो रही है। मैं सिर्फ आपको बता नहीं पाया कहीं आप टेंशन करोगे, लेकिन पापा अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझसे कैसे छुटकारा पाऊंगा। उसकी बात सुनकर उसके पापा को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स भिड़ाए और वहां जाकर उन्हें पता लगा कि कानपुर में एक औगड़ बाबा हैं जो इन्हीं सारी चीजों से डील करते हैं और वो ऋतिक के केस को भी ठीक कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के उसके पापा अगले दिन ऋतिक को लेकर कानपुर के लिए निकल गए और उन बाबा के पास पहुंचे। बाबा के पास पहुंचकर जब उन्होंने ऋतिक को दिखाया और उनसे बातचीत की तो बाबा ने पहले उसको बता दी, उनको उसकी सारी कहानी बता दी कि इसके साथ क्या क्या चल रहा है और क्यों क्यों चल रहा है। तो इनके पापा ने पूछा कि अगर ऐसा क्या है, तो बाबा बोलते हैं कि इस लड़के के ऊपर एक नहीं दो दो खतरनाक चुड़ैलों का साया है। एक चुड़ैल जो है वो अपनी सुहागरात के दिन मर गई थी और वो इससे अपनी काम वासना पूरी कर रही है। वहीं पर जो दूसरी चुड़ैल है वो एक बड़ी उम्र की चुड़ैल है और वो इसका खून चूस रही है। ये सब सुनकर ऋतिक और उसके पापा के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर बाबा बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि ये आत्मा तेरे पास कुछ आजकल से है, ये पिछले 2 साल से तेरे साथ चिपकी हुई है। उसके पापा की तरफ देखते हुए बोलते हैं तो तेरी देवी माता के अंदर आस्था और तेरी पूजा पाठ है जिसने तेरे लड़के को बचा रखा है। एक बात ध्यान रख, इसको अपने साथ रख, अगर तूने इसको अकेला छोड़ा तो ये दोनों इसकी जान ले लेंगी। तो इसके बाद उसके पापा ने बोला कि बाबा आप कुछ इसका इलाज कर दो। तो बाबा बोलते हैं अभी समय सही नहीं है,
अभी 1 महीने तक तुम रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ो और इस बच्चे के साथ रहो। 1 महीने बाद फिर इसका कुछ इलाज करते हैं। इतना कहकर वो वहां से उठकर चले जाता है। अब यहाँ ऋतिक का पूरा जो बिलीफ सिस्टम था वो गड़बड़ा गया था। जहां वो सोच रहा था कि वो डिप्रेशन में, जहां उसके पापा पहले सोच रहे थे कि वो डिप्रेशन में, साइकेट्रिक केस है, वो उनके सामने एक ऐसा केस बनकर आया कि उनके बेटे के ऊपर एक नहीं दो दो चुड़ैलों का साया है। तो यार ऋतिक और उसके पापा ने डिस्कस करके डिसाइड किया कि उनकी एक मासी है जो यहीं रहती है कानपुर में, वो उन्हीं के यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ऋतिक की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बार बार अप डाउन कर सके। तो वो दिन वो लोग अपनी मासी के यहीं पे रुके। अगले 3-4 दिन तक उसके फादर और ऋतिक दोनों उसकी मासी के घर पे रहे। लेकिन 5वें दिन उसके फादर के पास ऑफिस से बहुत अर्जेंट काम से कॉल आता है और ना चाहते हुए भी उन्हें ऋतिक को अपनी उनकी उसकी मासी के यहाँ छोड़कर जाना पड़ता है। और उसके पापा के जाने के बाद वो जो दोनों एनर्जीज थी वो ऋतिक के ऊपर वापस से हावी होने लगती हैं। और इस बार ऋतिक के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके लिए वो जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ऋतिक की मासी की एक बेटी थी जो ऋतिक की सेम एज की थी और दोनों भाई बहन थे, तो एक ही रूम के अंदर अलग अलग बेड के ऊपर सोया करते थे। उस दिन रात को वापस से ऋतिक को पोजेशन हुआ और उस पोजेशन के अंदर जब वो जागा तो उसने देखा कि उसकी जो कजन सिस्टर थी वो उसको अपनी तरफ बुलाकर सेड्यूस कर रही थी। ऋतिक ना चाहते भी उसको अपना शरीर दिमाग किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं था और उस रात उस पोजीशन के चलते उसने अपनी कजन सिस्टर के साथ इंटरकोर्स किया। वो भी उस वो लड़की भी किसी न किसी पोजीशन के अंदर थी, अदरवाइज वो ऋतिक को रेजिस्ट जरूर करती। उस लड़की को कोई होश नहीं था, लेकिन ऋतिक को इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ। जब वो होश में आया तो उसे बहुत ज्यादा गिल्ट था। सुबह उठ के वो अपनी बहन से आंख भी नहीं मिला पा रहा था। लेकिन जब उसने उसको देखा तो शी वॉज नॉर्मल, जैसे कुछ याद ही नहीं कि कुछ था या कुछ नहीं था। ऋतिक ये समझ चुका था कि वो भी उस टाइम पोजीशन के अंदर थी और उसे कुछ भी याद नहीं है, जबकि ऋतिक को यहाँ पर हर एक चीज याद थी। वो सबसे दूर जाकर अकेला चुपचाप कोने के अंदर बैठ के सोचता रहा, रोता रहा, और ये बात वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। जब तक उसके पापा दोबारा नहीं आए उसने उस कमरे में सोना छोड़ दिया। वो चुपचाप अलग जाके कमरे के अंदर कोने के अंदर बैठ के बस रोता रहता था। जैसे ऋतिक के पापा वापस आए तो उसने आते अपने पापा से बोला कि पापा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हम वापस से घर चलते हैं, और वैसे मेरे एंड सेमेस्टर के एग्जाम भी आने वाले हैं, घर तो हमको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ रुका तो फिर से वैसा ही कुछ हो सकता है जो एक रात पहले हुआ था। अपने घर पहुंचने के 8-10 दिन के बाद उसका एंड सेमेस्टर्स भी थे। उसके पापा के कई बार मना करने गया तो उसने कहा कि पापा अब इतना कुछ झेल लिया तो इतना तो मैं झेल ही लूंगा, आप चिंता ना करो। और वो वापस से अपना एग्जाम देने अपनी पीजी में पहुंचता है। लेकिन जैसे वो पीजी में पहुंचता है वो अकेला होता है, उसके साथ चीजें वापस से शुरू हो जाती है। और इस बार सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता है। जो चीजें उसके सामने पहले सपने में हुआ करती थी, अब वो लेडी उसके सामने बिल्कुल रियल फॉर्म के अंदर आया करती थी और उसके साथ इंटरकोर्स किया करती थी। वो बिल्कुल पैरालाइज स्टेट में रहता था, लेकिन सब कुछ वो अपनी आंखों से देखता रहता था। किसी तरह अपने एग्जाम खत्म करके वो अपने घर पहुंचता है और अपने पापा को सारी बात बताता है। और उसके बाद उसके पापा और वो दोनों वापस से कानपुर पहुंचते हैं उन्हीं बाबा के पास। और वो बाबा से मिलने के बाद वो बाबा कहते हैं कि 3 दिन के बाद अमावस्या की रात है, उस दिन हम लोग पूजा करेंगे। वो वापस से ऋतिक की मासी के घर ही पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऋतिक ने अपनी बहन से, जो उसकी सिस्टर थी, उससे बहुत दूरी बना ली थी। और वो बस, उसके पापा भी इस बार साथ थे, वो दोनों साथ ही रहा करते थे। इस बार उसके ऊपर ऐसा जो चीजें हावी नहीं हो पाई। 2 दिन के बाद जब वो बाबा के पास पहुंचे तो वो जानते थे कि ऋतिक से कितनी बड़ी गलती हुई है। उन्होंने उसको साइड में ले जाके कोने में उससे बात की और कहा कि बेटा, मुझे पता है तेरे मन में बहुत मलाल है, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो उन दोनों चुड़ैलों के वश में था, जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। थोड़ी देर बाद कुछ ध्यान तंत्र लगाने के बाद उन्होंने इनके पिताजी से कहा कि तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण क्रिया की गई है और ये क्रिया तुम्हारे ही घर के किसी इंसान ने करवाई है, लेकिन ये क्रिया इस पर नहीं, तुम पर करवाई गई थी। लेकिन क्यों कि तुम देवी माता के बहुत बड़े भक्त हो, ये तंत्र तुम पर काम नहीं कर पाया और उसके बाद तुम्हारे बेटे को इस तंत्र के अंदर जकड़ लिया गया। ऋतिक के पापा को भरोसा नहीं, उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे घर में ऐसा कौन है जो मेरे साथ ऐसा बुरा करेगा। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ जलन की वजह से हो रहा है, ये काम एक औरत ने करवाया है, वो औरत कोई और नहीं, तुम्हारे पिता के बड़े भाई की बीवी है। उसका पूरा खानदान तंत्र विद्या जानता है और करता है, और उसके मन में तुम्हारे परिवार के प्रति बहुत जलन है, और वो जलन इतनी बढ़ चुकी है कि इस कारण से वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को मार देना चाहती है। तो आखिर ऐसा क्या है इन परिवारों के बीच में कि उस औरत ने सहारा लिया तंत्र विद्या का इस परिवार को खत्म करने के लिए? इन सब के पीछे है इनकी पुश्तैनी जमीन। ऋतिक के परदादा के पास यूपी और गुजरात में बहुत सारी जमीन होती है,
वो गुजरात वाली सारी जमीन ऋतिक के दादा को दे देते हैं और इकलौता बेटा होने के कारण गुजरात की करीबन 2,500 बीघा जमीन ऋतिक के पापा के नाम पर हो जाती है। दूसरी तरफ ऋतिक के दादा के जो भाई थे उनको मिलती है यूपी वाली जमीन और उनके बहुत सारे बच्चे थे, तो बंटवारे और गृह कलेश के चलते तो उनकी सारी जमीन बिक चुकी होती है। अब जो ऋतिक और उसके पापा, उनका परिवार था, वो तो धन धान्य से संपन्न था, लेकिन उधर जो यूपी में इनके चाचा थे उनका परिवार बहुत मुसीबत में था और वहीं से उस औरत के अंदर इनकी उस जमीन को हथियाने की चाह उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद बाबा ने उससे कहा कि तुझे क्या लगता है, तेरी पहली बीवी की मौत ऐसे ही हो गई? उसका कारण भी यही क्रिया थी। 6 तांत्रिकों को बिठाकर पूरी क्रिया तेरे परिवार पे की गई है और एक एक करके तेरे परिवार का खात्मा कर दिया जाएगा। क्रिया आसान नहीं है और इसे काटने में बहुत मेहनत लगेगी। उन्होंने कहा कि इसे कोई मामूली पूजा मत समझ लेना, ये पूजा शमशान में होगी और बहुत लंबी भी चल सकती है। पूजा शुरू हुई और 6 दिनों तक बार बार ये पूजा की गई। जब ये पूजा हो रही थी तो ऋतिक के सामने बहुत सारी परेशानियां, उसे बहुत अजीब चीजें दिखाई देती, सुनाई देती। कभी कभी ऋतिक को अपनी मम्मी दिखाई दी जो उसको अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन क्योंकि साथ में वो बाबा थे, इन चीजों का ऋतिक के ऊपर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं हो रहा था। पूजा खत्म होने के बाद उन औगड़ बाबा ने ऋतिक को एक लॉकेट दिया और कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, वो तंत्र का असर तुम्हारे ऊपर से हट गया है, लेकिन अब भी तुम्हें अपनी कुलदेवी की पूजा करनी है और रोज उन्हें प्रसाद चढ़ाना है। उन्हीं ने तुम्हें और तुम्हारे पिताजी दोनों को बचाया है। और ऐसा हुआ भी, धीरे धीरे ऋतिक की हालत में सुधार आने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस से उसके साथ चीजें होने लगी, तो दोबारा से उन्होंने उन औगड़ बाबा से बात की फोन, मतलब जो जिन्होंने इनका इलाज किया था, तो उन्होंने कहा कि आप मेहंदीपुर बालाजी भी होकर आओ एक बार। फिर लोग मेहंदीपुर बालाजी गए, वहां जाकर उन्होंने पूजा करवाई और पूजा करवाने के बाद वहां के जो महंत थे उन्होंने इनसे कहा कि उस तंत्र था वो बहुत ताकतवर था, लेकिन अब बालाजी के आशीर्वाद से तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेहंदीपुर सरकार जाने के बाद दोबारा कभी उसको ऐसी चीजें फील नहीं हुई। कभी कभी उसको थोड़ी बहुत इंटेंसिटी लगती है, लेकिन अब वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इन चीजों से भी फाइट कर सकता है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं, ऋतिक एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, इसने कभी शराब को टच नहीं किया, नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन ये सब चलने के दौरान उसको नॉनवेज खाने की और शराब पीने की भी आदत पड़ चुकी थी। लेकिन अभी वो अब इस सब चीजों को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है और अपने करियर पर ध्यान दे रहा है। और अब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद वो गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और हम सभी लोग ऋतिक को विश करते हैं कि वो अपने इस एग्जाम को क्लियर करे और अपना एक अच्छा सा करियर बनाए। तो ये थी कहानी जलन की, जहां पर एक परिवार की एक औरत ने जमीन के पीछे अपनी जलन को इस तरह से व्यक्त किया। उसके पास कोई और हथियार नहीं था उस जमीन को पाने का। अगर वो अपनी तंत्र विद्या से इन दोनों को भी मार देती तो नेचुरल इनकी मौत मानी जाती और उसके बाद उस 2,500 बीघा जमीन का जो वारिस होता वो यूपी का वो परिवार होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी भगवान में आस्था है, अगर आपका भगवान में विश्वास है, तो वो आपका गलत होने से हमेशा बचा के रखते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी के अंदर, जहां पे ऋतिक के पापा का देवी माता पे अटूट विश्वास था और उन्होंने उसकी जहां जरूरत पड़ी वहां पर रक्षा की। ये था एक और किस्सा काले जादू का। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।